नमस्कार मित्रों, राम राम, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है ओपी हिंदी क्लासेज में। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हिंदी शिक्षण विधियाँ। पीछे की कक्षाओं में लेखन अनुकरण की जो विधि थी वो उनके बारे में जैसे कि हमने चर्चा की थी। 8-10 विधियाँ थी, सहायक विधियों में छोटी छोटी विधियाँ थी, उनमें से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अनुकरण विधि के जो 3 भेद थे आपके, लेखन अनुकरण, वाचन अनुकरण और रचना अनुकरण। तो उसके अंदर आपका एक बिंदु कंप्लीट हो चुका है पिछले वाले अपने वीडियो में, जिसमें हमने चर्चा की थी लेखन अनुकरण की विधियों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वाचन अनुकरण की विधियों की। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं अपने जैसे कि वाचन अनुकरण की विधियों की। वाचन अनुकरण में देखो क्या होता है, जैसे कि मौखिक रूप से बोला जाता है। मौखिक रूप से क्या किया जाता है, बोला जाता है। लिखने के ऊपर जोर कम दिया जाता है और वाचन पर यानी कि मौखिक उच्चारण पर अधिक जोर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मुख्य बात है आपकी वो मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि वाचन अनुकरण की विधि जो है आपकी, या फिर इसकी जो सहायक विधियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको जैसे कि पढ़ते हैं हम, तो पढ़ते समय जैसे कि आप क्या करोगे, पठन करोगे। ठीक है, या फिर उसको आप कहेंगे जैसे जो लिखा हुआ बिंदु है उनको पढ़ना, बोलना। ठीक है, तो एक पठन का भी एक प्रक्रिया होती है, पठन की भी क्या होती है कि प्रक्रिया या फिर एक रीति होती है। क्या होती है मित्रों, रीति होती है। अब ये वाली जो पठन की प्रक्रिया है ये कितने चरणों से गुजरती है, तो ये वाला प्रश्न आपके जैसे रीट में पूछा गया है, या शिक्षण विधियों से संबंधित जो एग्जाम आपकी होती है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम होती है, तो उसमें भी ये प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है कि पठन की जो प्रक्रिया है उसके सही चरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, पठन की जो प्रक्रिया है आपकी वो 5 चरणों में समाप्त होती है या पूर्ण होती है। अब वो 5 जो चरण हैं आपके वो बिल्कुल तरीके से होते हैं, क्रम से होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे कि मनमर्जी से उनके तरीके को अपना लिया जाए। सबसे पहला जो पठन होता है वो होता है चित्र पठन। वो कौन सा होता है मित्रों, चित्र पठन होता है। उसके बाद में देखना दूसरे नंबर पे आपके जो होता है वो होता है शब्द पठन। दूसरे नंबर पे क्या होता है मित्रों, शब्द पठन होता है। तीसरे नंबर पे आपका होता है शाब्दिक पठन। तीसरे नंबर पे क्या होता है, शाब्दिक पठन। अभी थोड़ी देर बाद में जैसे कि मैं 5 पठन बताने के बाद में यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ कि वो आपके कौन कौन से हैं। उसके बाद में जैसे कि चौथे नंबर पे आता है चिंतन परक पठन। उसके बाद में 5वें नंबर पे आपका आता है सृजनात्मक पठन। 5वें नंबर पे कौन सा आता है, सृजनात्मक पठन। तो ये पठन के 5 जो चरण है आपके ये बिल्कुल क्रम से चलते हैं। कैसे चलते हैं मित्रों, क्रम से चलते हैं। तो ध्यान रखना, आपको भी बिल्कुल क्रम से इनको याद रखना है, क्योंकि इनका क्रम आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस क्रम को जैसे कि आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है। तो ये तो हो गए जैसे कि आपकी पठन की प्रक्रिया के 5 चरण। अब इनके बारे में जैसे कि हम चर्चा कर लेते हैं कि ये 5 चरण क्या क्या है और क्या क्या इनमें नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखो चित्र पठन जो होता है, तो चित्र पठन में आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे हैं, तो उनको जैसे कि कुछ चित्र दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं, चित्र दिखाए जाते हैं। और चित्र को देखकर उस चित्र से संबंधित जो उसका नाम है वो जैसे कि उनको बोलना सिखाया जाता है, उसका वाचन करना सिखाया जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे उसने जैसे कि कबूतर का चित्र बना दिया या कबूतर का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो वो जैसे कि क्या करेगा, कबूतर से संबंधित जो है तो वो उसको कहेगा कि जैसे कि कैसे कबूतर, वो जैसे कि उसमें कबूतर लिखेगा नहीं, कबूतर लिखेगा नहीं वहाँ पे, वो उसका केवल चित्र दिखाएगा। क्या दिखाएगा, चित्र दिखाएगा। ऐसे आपके पास जैसे साइकिल हो गई, क्या हो गई मित्रों, साइकिल हो गई। तो साइकिल में जैसे कि वो क्या करेगा, केवल साइकिल का चित्र दिखाएगा अध्यापक, और चित्र दिखाने के बाद में जैसे कि वो लिखेगा नहीं साइकिल, वो उस चित्र का जो नाम है वो बोलना सिखाता है। तो चित्र पठन है। तो आपने देखा होगा जैसे कि जो चार्ट होते हैं, जो मॉडल होते हैं, उनमें जैसे कि अलग अलग चित्र बने होते हैं। जैसे कबूतर का चित्र है, खरगोश का चित्र है, उसके बाद में गाय का चित्र है, फिर उसके बाद में घड़ी का चित्र है। तो ऐसे चित्रों की एक जैसे कि चार्ट होता है, और उस चार्ट में
अध्यापक जैसे कि मूल शब्द है उसको नहीं लिखता है, मूल शब्द छात्रों को नहीं दिखाया जाता है, केवल चित्र दिखाया जाता है और चित्र के आधार पर उस चित्र का जो नाम है उसका उच्चारण सिखाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं भाई, जैसे कि चित्र को दिखाकर या चित्र को देखकर उसके नाम वाला शब्द बोलना, चित्र को देखकर उसके नाम वाला शब्द बोलना क्या कहलाता है मित्रों? चित्र पठन कहलाता है। उसके बाद में आता है आपका क्या? शब्द पठन। ठीक है, तो जैसे कि दूसरे नंबर पे जैसे कि चित्र नहीं दिखाएंगे, केवल जैसे कि नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे उसने अध्यापक ने लिख दिया क्या? कबूतर लिख दिया। अब वो छात्र को बोलना सिखाएगा कबूतर, वो छात्र उसको देखेगा और फिर बोलेगा, उसका उच्चारण करेगा, यानी शब्द को लिखकर फिर उसका उच्चारण करवाना। शब्द को देखकर बोलना, शब्द को देखकर बोलना, शब्द को देखकर बोलना मित्रों क्या कहलाता है? शब्द पठन कहलाता है। इसकी जो विशेषता है वो विशेषता ये है कि इसमें अर्थ ग्रहण नहीं होता है, अर्थ ग्रहण नहीं होता है। ठीक है मित्रों, शब्द को देखकर केवल शब्द का उच्चारण होता है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। बच्चे को केवल ये सिखाया जाता है कि कैसे कबूतर, लेकिन उसे ये नहीं बताया जाता कि कबूतर क्या होता है, किसे कबूतर कहते हैं, कबूतर कौन है, पक्षी है, जानवर है, मानव है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती, यानी कि उसके अर्थ का बोध नहीं करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका तीसरे नंबर पे कौन सा? शाब्दिक पठन। शाब्दिक पठन में क्या होता है? चित्र को पढ़ना और अर्थ ग्रहण करना, यानी कि शब्द को पढ़ना और अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है मित्रों? शाब्दिक पठन कहलाता है। यानी कि शब्द को पढ़ेंगे भी, शब्द का उच्चारण भी करेंगे, उसके साथ साथ में उस शब्द का अर्थ भी बताएंगे, उसके ऊपर विचार भी करेंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका शाब्दिक पठन। फिर आता है चिंतन परक पठन, यानी कि शब्दों के उच्चारण के साथ साथ में उनके ऊपर चिंतन भी करना, मनन भी करना। ठीक है, शब्द को पढ़ना और चिंतन मनन करना क्या कहलाता है? चिंतन परक पठन कहलाता है। यानी कि कैसे कबूतर को बच्चे को बताया कि इसमें शब्द को बताया कि ये क्या है, कैसे कबूतर है। अब बच्चे ने उसका क्या किया? उच्चारण किया। इसके साथ साथ में बच्चा जैसे कि पहले क्या किया था, उसने चित्र पठन किया था, तो वो उसमें से जैसे तालमेल बिठाता है कि कैसे कबूतर कौन सा था, तो दोनों के बीच में जैसे मनन करता है कि हाँ ये कैसे कबूतर है, ये चित्र है और इसको कबूतर को इस प्रकार से लिखा जाता है, घर है तो घर को इस प्रकार से लिखा जाता है, गाय है तो इस प्रकार से लिखा जाता है। वो आपका कहलाएगा क्या? चिंतन परक पठन। उसके बाद में आता है सृजनात्मक पठन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जो शब्द पढ़े गए हैं उन शब्दों के आधार पर, जो शब्द पढ़े जा रहे हैं उन शब्दों के आधार पर नवीन शब्दों की रचना, नवीन शब्दों की रचना। ठीक है, क्या कहलाता है मित्रों? आपका सृजनात्मक पठन कहलाता है। जैसे बच्चे ने पढ़ा क्या? काम। क्या पढ़ा? काम। अब काम को पढ़ने के साथ साथ में वो क्या करेगा? जैसे कि उसको पढ़ेगा, उसके ऊपर चिंतन मन करेगा, उसके बाद में जैसे कि सृजनात्मक जो पठन होगा तो उससे मिलते जुलता जो दूसरा शब्द है जैसे काम, नाम, दाम, तो ऐसे शब्दों को वो क्या करेगा? और बनाएगा, वो खुद बनाएगा उनको। धर्म, कर्म, नरम, शरम, तो इस प्रकार से जो मिलते जुलते शब्द हैं उनकी रचना करना क्या कहलाएगा? सृजनात्मक पठन कहलाएगा। तो ये मित्रों आपके जैसे कि क्या है? पठन की प्रक्रिया के 5 चरण है। ये आपके बिल्कुल क्रम से होते हैं और इसके क्रम को आपको बिल्कुल याद रखना है।
ठीक है। और ये क्रम कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसमें जैसे कि आगे पीछे कर देते हैं या फिर पठन के किस रूप में अर्थ ग्रहण नहीं होता है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो शब्द पठन में अर्थ ग्रहण नहीं होता है, जबकि शाब्दिक पठन में अर्थ ग्रहण होता है। चिंतन परक पठन में जैसे कि चिंतन और मनन होता है। नवीन पदों की जो रचना होती है वो सृजनात्मक पठन में होती है। चित्र पठन में केवल चित्र को देखकर शब्द का उच्चारण सिखाया जाता है, उसका वाचन करना सिखाया जाता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में जैसे कि आगे बढ़ते हैं हम पठन के या फिर जैसे कि अपने वाचन के प्रकार के बारे में कि वाचन कितने प्रकार का होता है। तो मित्रों जैसे कि यहाँ से आपका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो था इसके चरणों वाला ही था, तो इनके चरण जो है वो आपको जैसे बार बार लिखने हैं ताकि याद हो जाए और परीक्षाओं में यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं हो। क्योंकि ध्यान रखना शिक्षण विधियाँ हैं वो आपकी जैसे कि आपकी मानसिक स्थिति का अवलोकन करती है। क्या करती हैं? आपकी मानसिक स्थिति का अवलोकन करती हैं। व्याकरण में तो फिर भी जैसे कि थोड़ा बहुत काम चल जाता है क्योंकि आपने व्याकरण पहले से पढ़ा है। शिक्षण विधियाँ आपके लिए नई है तो जैसे कि इनको ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। और जो विद्यार्थी जो विद्वान मित्र नए जुड़े हैं वो पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें ताकि जो बातें पहले बताई जा चुकी हैं उनकी पहचान भी उन्हें हो जाए। क्योंकि ध्यान रखना कई बार क्या होता है अपनी कक्षाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, आप लोग बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आता है। तो इस कारण जैसे कि शुरुआत से एक बार ज़रूर देखना। अब देखो जैसे कि जो वाचन होता है आपका वो कितने प्रकार का होता है। वाचन जो है वो कितने प्रकार का है, तो वाचन आपके दो प्रकार का होता है मित्रों। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक नंबर पे आपका आता है मित्रों सस्वर वाचन। क्या आता है एक नंबर पे? सस्वर वाचन। सस्वर वाचन। दूसरे नंबर पे आपका आता है मित्रों मौन वाचन। दूसरे नंबर पे क्या आता है? मौन वाचन। ठीक है मित्रों, पहले नंबर पे क्या हो गया? सस्वर वाचन हो गया। दूसरे नंबर पे क्या हो गया आपका? मौन वाचन हो गया है। ठीक है। अब सस्वर वाचन क्या होता है? जिसमें मुख से ध्वनि बाहर निकले, हमें आवाज सुनाई दे, उसे कहेंगे सस्वर वाचन। और मन में ही पढ़ना, बिल्कुल जैसे कि होठ नहीं हिलते हैं, ध्वनि बाहर नहीं निकलती है, आवाज नहीं सुनाई देती है, उसे क्या कहा जाता है? मौन वाचन कहा जाता है। अब देखो आपका सस्वर वाचन है ये जैसे कि दो प्रकार का है। सस्वर वाचन कितने प्रकार का है? पुनः दो भागों में बांट दिया। एक नंबर पे आपका आता है आदर्श वाचन। क्या आता है? आदर्श वाचन। लाल पेन से आपको दिखाई नहीं देगा, काले पेन से मैं लिख देता हूँ क्योंकि विद्यार्थियों ने कईयों ने कमेंट्स के माध्यम से भी बताया, बोले कि थोड़ा सा कि स्पष्ट दिखाई कम देता है। कोई दिक्कत नहीं है, लिखना हमें है, पढ़ना आपको है। ठीक है। तो पहले नंबर पे आपके पास क्या आएगा? आदर्श वाचन। दूसरे नंबर पे आपका आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन। अब ध्यान दो मित्रों, यहां से आपके पास प्रश्न बन चुका है कि आदर्श वाचन क्या होता है, आदर्श वाचन क्या होता है, अनुकरण वाचन क्या होता है। तो अध्यापक जो बोलता है, आपने देखा होगा छोटी कक्षाओं में पहले अध्यापक बोलता है बोलो बेटा कैसे कबूतर, अब बच्चे सभी वो क्या बोलते हैं? कैसे कबूतर, ऐसे बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। तो जो अध्यापक बोल रहा है, अध्यापक के द्वारा जो वाचन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका आदर्श वाचन कहलाएगा। यानी कि आदर्श वाचन किसके द्वारा होता है? शिक्षक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मित्रों? शिक्षक के द्वारा। ठीक है। उसके अलावा अनुकरण वाचन किसके द्वारा होता है मित्रों? छात्रों के द्वारा। छात्रों के द्वारा किया जाने वाला वाचन आपके अनुकरण वाचन कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? अनुकरण वाचन कहलाता है। आदर्श वाचन आपका अध्यापक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा किया जाने वाला वाचन क्या कहलाएगा? आदर्श वाचन कहलाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये जो अनुकरण वाचन है ये पुनः दो भागों में बढ़ चुका है। अनुकरण वाचन कितने भागों में? पुनः दो भागों में बट चुका है।
यानी कि जो अनुकरण वाचन है ये भी दो प्रकार का होता है। ये भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। यहाँ पे ध्यान देना मित्रों, सहस्वर वाचन और जो आपका मौन वाचन है इसको मैं चार्ट के माध्यम से, बिल्कुल सारणी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि किताब में हम पढ़ते हैं तो आपको जैसे कि लेख में मिलता है तो वहाँ पे थोड़ा समझ में कम आता है। यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा देखो, वाचन कितने प्रकार का? दो प्रकार का, सहस्वर वाचन और मौन वाचन। पहले चर्चा किसके ऊपर? सहस्वर वाचन के ऊपर। अब सहस्वर वाचन है ये कितने प्रकार का? दो प्रकार का, आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा, दूसरा अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा। अब यहाँ पे अनुकरण वाचन भी दो भागों में बढ़ चुका है। अनुकरण वाचन भी कितने भागों में? दो भागों में। यहाँ पे पहले नंबर पे आएगा एकल, या फिर आप इसे कह सकते हैं व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन, ठीक है। व्यक्तिगत जो वाचन होता है ये ध्यान रखना एकल होता है। कैसा होता है? एकल होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका सामूहिक, या फिर आप इसे कह सकते हैं समावेत। क्या कह सकते हैं मित्रों? समावेत कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? सामूहिक, या फिर इसे कहा जाता है समावेत, ठीक है। ये जो होता है ये सभी छात्रों के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? सभी छात्रों द्वारा। अब ध्यान देना, अध्यापक क्या कर रहा है? आदर्श वाचन कर रहा है। अब उसके बाद में उसका अनुकरण करेंगे, अध्यापक को सुनकर छात्र बोलेंगे। अब अकेला जो अनुकरण वाचन हो गया वो तो, अब यदि एक ही छात्र बोल रहा है, एक ही छात्र बोल रहा है तो उसे व्यक्तिगत वाचन कहा जाएगा, या फिर आप कह सकते हो व्यक्तिगत अनुकरण वाचन कह सकते हैं। ध्यान रखना ये केवल एक ही विद्यार्थी के द्वारा होगा, लेकिन यदि पूरी कक्षा के विद्यार्थी एक साथ एक स्वर में बोल रहे हैं तब वो कहलाएगा सामूहिक या फिर समावेत अनुकरण वाचन आपका हो जाएगा, जो कि सभी छात्रों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रश्न आपके बन गए, पहला तो आदर्श वाचन का, दूसरा अनुकरण वाचन का, ठीक है। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है। यहाँ पे समावेत वाचन क्या होता है? सभी छात्रों के द्वारा किया जाने वाला सहस्वर वाचन समावेत या सामूहिक वाचन कहलाता है। एक विद्यार्थी के द्वारा किया जाने वाला सहस्वर वाचन क्या कहलाएगा मित्रों? आपका एक व्यक्तिगत या फिर एकल अनुकरण वाचन कहलाएगा। तो ये तो हो गया आपका क्या? सहस्वर वाचन हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम किधर? मौन वाचन की तरफ, ठीक है। मौन वाचन जो है ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मित्रों? तीन प्रकार का होता है। आपने जैसे किताबों में पढ़ा होगा तो आपने केवल इसका एक ही प्रकार देखा हो, दो प्रकार आपने देखे होंगे। यहाँ पे मैं आपको तीन प्रकार बताने वाला हूँ कि तीन प्रकार का आपका मौन वाचन होता है, ठीक है। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे आता है गंभीर वाचन। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? गंभीर वाचन, ठीक है। पहले नंबर पे आ गया क्या? गंभीर वाचन आ गया, ठीक है। गंभीर वाचन को विचारात्मक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? विचारात्मक भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आपका आ गया द्रुत वाचन। इसे जैसे कि आप लोग क्या कह सकते हैं मित्रों? त्वरित वाचन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? त्वरित वाचन भी कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो आता है वो होता है आपका विहंगावलोकन। ठीक है। विहंगावलोकन का मतलब होता है स्वप्न। क्या होता है? स्वप्न, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं तीनों को अलग अलग स्पष्ट कर देता हूँ। गंभीर वाचन जो होता है वो क्या होता है मित्रों? जैसे कि पढ़ते समय मुख से आवाज़ तो नहीं होगी, मौन वाचन है आपका, मन ही मन में पढ़ेंगे। लेकिन जैसे कि आप जैसे जैसे पढ़ रहा है बच्चा तो वो पढ़ते समय शब्द के ऊपर क्या कर रहा है? उसका अर्थ ग्रहण भी कर रहा है, उसके ऊपर चिंतन मनन भी कर रहा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पठन की जो प्रक्रियाएं बताई थी, तो यानी कि वो पठन की पांचों रूप जो है वो यहाँ पे काम में लेता है, उसके ऊपर बिल्कुल मनन करता हुआ पढ़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, गंभीर जो वाचन है यहाँ पर पढ़ने की जो गति होती है वो कम होती है, लेकिन इसके द्वारा जो सीखा गया ज्ञान होता है वो स्थायी होता है।
क्या होता है? स्थायी होता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द के ऊपर विचार करते हुए पढ़ा जाता है। दूसरे नंबर पे आपका आता है कौन सा? द्रुतवाचन। द्रुतवाचन में क्या होता है? बिल्कुल जैसे कि केवल शब्द पठन होता है। क्या होता है? शब्द पठन होता है, उसके ऊपर अर्थ के ऊपर कोई विचार नहीं किया जाता, कोई मनन नहीं किया जाता, वो आपका द्रुत पठन है। ठीक है, और वो कैसा है? मौनवाचन का रूप है। उसके बाद में आता है विहंगावलोकन। ठीक है, विहंगावलोकन क्या होता है? जैसे कि पढ़ते समय जैसे कि कई बार आपके साथ में भी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि आप पढ़ रहे हैं और आप जैसे किसी एक शब्द के ऊपर रुक गए और सपनों में खो गए। अब कमरे में आपके पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वहाँ पे कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चलता है, यानी पढ़ते पढ़ते सपनों में खो जाना, वो कहलाता है विहंगावलोकन। इसमें क्या होता है? जैसे कि एक शब्द से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, उसी शब्द के ऊपर रुक जाते हैं, कोई चिंतन मन नहीं होता, बस सपनों में खो जाते हैं, तो वो तो हो गया आपका कौन सा? विहंगावलोकन। द्रुतवाचन, जैसे कि अखबार आप पढ़ते हैं तो अखबार को बिल्कुल जैसे कि तेज गति से आपने 2 मिनट के अंदर पूरे अखबार को पलट दिया, तो वो क्या कहलाएगा? आपका द्रुत वाचन। लेकिन गंभीर वाचन में आप जैसे कि एक पृष्ठ को पढ़ने में ही कम से कम 1 घंटा लगा देते हो। ठीक है, क्योंकि आप एक एक शब्द के ऊपर क्या कर रहे हो? विचार कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे कि ये तो हो गया आपका क्या? सस्वर वाचन। ये क्या हो गया? मौन वाचन। ठीक है, अब दोनों के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वो चर्चा क्या है? अर्थ ग्रहण की क्षमता जो है वो मौन वाचन में ज्यादा होती है। ठीक है मित्रों, यहाँ पे मैं विशेष बात है वो लिख देता हूं। अर्थ ग्रहण की क्षमता, अर्थ ग्रहण की क्षमता मौन वाचन में अधिक होती है, अधिक होती है। किसकी अपेक्षा? स्वस्वर वाचन की, कि बोल बोल के पढ़ रहे हैं ना, उससे ज्यादा अर्थग्रहण की क्षमता जो है वो किसमें होगी? मौन वाचन में होगी। ठीक है, वाचन की जो गति है, वाचन की गति मौन वाचन में अधिक होती है, मौन वाचन में अधिक होती है। किसकी अपेक्षा? सस्वर वाचन की अपेक्षा। ठीक है मित्रों, अर्थग्रहण की क्षमता किस में अधिक होगी? मौन वाचन में अधिक होगी। वाचन की गति किस में अधिक होगी? मौन वाचन में होगी। इसके अलावा जैसे कि स्तर की बात की जाए तो प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर पर सस्वर वाचन, सस्वर वाचन महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। यानी कि आपकी मैं यहाँ पे बताऊँ कक्षा 1 से लेकर 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक क्या है आपका उपयोगी? सस्वर वाचन उपयोगी है। और कक्षा 6 से, या फिर मैं कहूँ उच्च प्राथमिक स्तर पर मौन वाचन महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वो है आपका कक्षा 6 से, कक्षा 6 से। ये बात आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको 4 बातें बताई हैं। ठीक है, 4 बातों में ये वाली बात महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में पूछी गई भी है। ठीक है, कि मौन वाचन किस कक्षा से किया जाता है या किस कक्षा से उपयोगी होता है। तो ध्यान रखना, छोटे बच्चे हैं उनको जैसे कि मौन वाचन के लिए कहा जाएगा तो वो शब्दों को पढ़ना ही कम जानते हैं, तो वो कहाँ से मौन वाचन कर पाएंगे? वो जैसे कि क्या खो जाएंगे? सपनों में खो जाएंगे। तो आपका जैसे कि मौन वाचन कक्षा 6 से उपयोगी है। इसके अलावा प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर 5 तक है, वहाँ पे आपका सस्वर वाचन उपयोगी है। ठीक है, मौन वाचन कक्षा 6 से और सस्वर वाचन आपके कक्षा 1 से 5 तक, प्राथमिक तक। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैं एक बार दोबारा से रिवीजन कर देता हूँ। वाचन है 2 प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन फिर पुनः 2 भागों में बढ़ जाता है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा होता है, अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा होता है। मित्रों,
छात्रों के द्वारा जो अनुकरण वाचन किया जा रहा है ये पुनः दो भागों में बट गया। एक तो हो गया व्यक्तिगत, एक ही छात्र के द्वारा किया जाने वाला सस्वर वाचन। दूसरा है सामूहिक या समावेत, यानी कि सभी छात्रों के द्वारा समूह के रूप में या समूह में किया जाने वाला अनुकरण वाचन। उसके बाद में जैसे कि आपका मौन वाचन। मौन वाचन 3 प्रकार का होता है, गंभीर या फिर आप इसे कह सकते हैं विचारात्मक। इसके अंदर जो पठन की गति होती है वो कम होती है, जबकि शब्द के साथ साथ में मनन भी होता है, उसका अर्थ ग्रहण भी किया जाता है। उसके बाद में आता है आपका कौन सा, द्रुत या फिर त्वरित वाचन। द्रुत या त्वरित वाचन में पठन की गति अधिक होती है, यहाँ पे केवल शब्द पठन होता है, शाब्दिक पठन नहीं होता है, चिंतन परक पठन नहीं होता है, केवल शब्द को पढ़ते हैं। उसके बाद में विहंगावलोकन, ये जैसे कि पढ़ते पढ़ते सपनों में खो जाना, ठीक है। फिर उसके बाद में अर्थ ग्रहण की क्षमता किसमें होगी, मौन वाचन में अधिक होगी बजाय किसके, स्वस्वर वाचन के। वाचन की गति मौन वाचन में अधिक होगी बजाय किसके, स्वस्वर वाचन के। प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन सा वाचन उपयोगी है, पठन का जो प्रकार है आपका स्वस्वर वाचन है, जो कक्षा 1 से 5 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में उच्च प्राथमिक स्तर पे मौनवाचन महत्वपूर्ण है, जो किस कक्षा से प्रारंभ होता है, कक्षा 6 से प्रारंभ होता है या कक्षा 6 से उपयोगी माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि वाचन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो बिंदु ये है कि पढ़ते समय जैसे कि एक एक शब्द को बिल्कुल अलग अलग पढ़ा जाए, 2 शब्दों को जैसे कि एक साथ नहीं दिया जाए, जहाँ पे उचित विराम की यति गति की आवश्यकता है वहाँ पे उचित विराम दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक शब्द को अन्य शब्द से बिल्कुल अलग करते हुए स्पष्ट रूप से वाचन किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात वो है कि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं तो उसी के साथ साथ शरीर के हाव भावों का संचालन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल सीधे खड़े हो गए और फिर बिल्कुल बोल रहे हैं, शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। उसमें क्या होता है, जैसे कि वाचन जो होता है वो प्रभावशाली नहीं हो पाता है। शरीर के जो अंग हैं, हाथ है अपने, ठीक है, बाकी जैसे कि जो शरीर अपने जैसे कि सिर है या फिर शरीर का जो घुमाव है, ठीक है, तो वो सब कुछ क्या होना चाहिए, शरीर का संचालन भी होना चाहिए, हाव भाव भी प्रकट होने चाहिए, तभी जैसे कि वाचन क्या बन सकता है, प्रभावशाली बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि उचित आरोह है और अवरोह होना चाहिए। जहाँ पे आवाज़ में क्या हो गति लानी हो तो वहाँ पे जैसे कि तेज आवाज़ में बोलना चाहिए, जहाँ पे थोड़ा धीरे बोलना है तो वहाँ पे आवाज़ को धीमी गति में कर लेना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों को डांट रहे हैं, मान लिया कि बच्चों को क्या करें, डांटे, अरे बेटा चुप हो जा। अब बच्चा थोड़ा वहाँ पे जैसे कि तेज आवाज़ में बोलेगा चुप हो जा, लेकिन जहाँ पे उसके प्रेम से समझा रहे हैं तो वहाँ पे जैसे कि उसको शाबाशी दे रहे हैं तो तेज चिल्लाने की आवश्यकता है, शाबाश, उसको आपको शाबाश, तो भी क्या होगा, प्रभावशाली वाचन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि जो वाचन कर रहे हैं तो वाचन करते समय जैसे कि एक कोने में खड़े होकर वाचन नहीं करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, सामने बिल्कुल जैसे कि टहलते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर नज़र पड़ती रहे। इसके अलावा जैसे कि कभी भी कुर्सी के ऊपर बैठकर वाचन अध्यापक को नहीं करना चाहिए, दीवार, मेज आदि का सहारा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं, आपने देखा होगा कई अध्यापक क्या करते हैं, जैसे कि मेज को पकड़ लिया फिर बोल रहे हैं, या फिर दीवार के पास में टांग लगा दी और फिर बोल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसे किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल अपने शरीर कि खुद के जैसे कि बलबूते पे खड़े होके फिर जैसे कि बोलना चाहिए। इसके अलावा जो पुस्तक है वो हमेशा बाएं हाथ में पकड़नी चाहिए, ठीक है, और संधि स्थल जो होता है उसका जैसे कि उसको अंगूठे में दबा के रखना चाहिए, ऐसे दोनों पृष्ठ खुले होने चाहिए, पुस्तक को मरोड़ना नहीं चाहिए। तो ये जैसे कि छोटी छोटी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको जैसे कि और PDF के अंदर मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि आज की कक्षाओं में सस्वर वाचन और मौन वाचन को सारणी के द्वारा बताया, और जो विशेष बात यहाँ से निकल के आ रही थी वो मैंने यहाँ पे बताई है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। जय भारत, जय हिंदी, जय राजस्थान।